नमस्ते। तो यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की हमारी सीरीज में हम भारत में परिवार के घरेलू आयामों मतलब हाउस होल्ड डिमेंशंस ऑफ द फैमिली इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां आम समझ और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप कह सकते हैं काफी फर्क देखने को मिलता है। अक्सर हम परिवार और घर यानी हाउस होल्ड इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर समाजशास्त्र में इनके बीच एक बारीक मगर बहुत जरूरी अंतर है। हाँ, ये बात तो है। इसे समझना क्रूशल है क्योंकि ये हमारी समझ को साफ करता है कि समाज कैसे स्ट्रक्चर्ड है, खासकर भारतीय समाज अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। बिल्कुल। कई बार लगता है फैमिली और हाउस होल्ड एक ही चीज है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? सोर्सेज में तो काफी टेक्निकल परिभाषा दी हुई है। देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो हाउस होल्ड एक रेजिडेंशियल यूनिट है, मतलब वो लोग जो फिजिकली एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी पहलू है डोमेस्टिक यूनिट का। इसका मतलब है वो लोग जो एक कॉमन किचन, आप कह लीजिए एक ही चूल्हे का बना खाना खाते हैं। अच्छा। सोशियोलॉजिकल टर्म्स में इसे को रेजिडेंस यानी साथ रहना और कॉमनसैलिटी यानी साथ खाना कहते हैं। ये हाउस होल्ड का कोर है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हाउस होल्ड एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है। कोई अकेला रह रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है या मैनेज कर रहा है, तो वो भी एक हाउस होल्ड है। अच्छा, तो मतलब साथ रहना और साथ खाना, ये हाउस होल्ड की पहचान है। तो फिर ये फैमिली से अलग कैसे हुआ? क्योंकि फैमिली में भी तो लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं। जैसे मेरी फैमिली है, हम सब साथ रहते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं। तो ये हाउस होल्ड भी है और फैमिली भी। कंफ्यूजन तो यही होता है। बिल्कुल। और ज्यादातर केसेस में फैमिली और हाउस होल्ड ओवरलैप करते हैं, जैसा आपके उदाहरण में है। ये सच है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। यहीं पर वो डिस्टिंक्शन आता है। देखिए, फैमिली का आधार किनशिप है। किनशिप मतलब नातेदारी। हाँ, नातेदारी, खून या शादी के रिश्ते। फैमिली के सदस्य खुद को एक इकाई मानते हैं, चाहे वो फिजिकली साथ रह रहे हों या नहीं। सोचिए, कितने बच्चे आजकल पढ़ने या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में या विदेशों में भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो अलग हाउस होल्ड्स में रह रहे होते हैं, है ना? पर क्या वो अपनी ओरिजिनल फैमिली का हिस्सा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। उनके किनशिप टाइज बने रहते हैं। सही बात है। तो फैमिली किनशिप पर आधारित है, जबकि हाउस होल्ड को रेजिडेंस और कमेंसैलिटी पर। यही फंडामेंटल फर्क है। गॉट इट। तो किनशिप वर्सेस को रेजिडेंस एंड कमेंसैलिटी, ये की डिफरेंस है। चलिए अब परिवार पर आते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा शब्द लगता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? एक पति पत्नी, उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, सोशली अप्रूव सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, रिप्रोडक्शन होता है, घर के कामकाज चलते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। एक तरह की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ना? हाँ, और यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन कई बार दिक्कतें पैदा करती हैं, खासकर जब हम भारत जैसे विविध देश को समझने की कोशिश करते हैं। ये परिभाषा यूनिवर्सल मान ली जाती है, पर भारतीय समाज के कई उदाहरण इस डेफिनेशन को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं। सोर्सेज में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे प्राचीन भारत की नियोगा प्रथा। अरे हाँ, न्योग। इसके बारे में पढ़ा था। ये तो काफी अनयूजुअल लगता है आज के हिसाब से। इसमें अगर पति संतान पैदा करने में अक्षम हो तो पत्नी किसी और पुरुष से, अक्सर पति के भाई से, संतान प्राप्ति के लिए संबंध बना सकती थी, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एग्जैक्टली। सोर्सेज बताते हैं कि ये संबंध सोशली अप्रूव्ड था उस समय के हिसाब से, लेकिन इसका मकसद सिर्फ संतान पैदा करना था। वो पुरुष जिसे प्रोजेनेटर कहा गया, उसका बाद में उस स्त्री या संतान से कोई फॉर्मल रिश्ता नहीं रहता था। अच्छा। संतान पति के ही वंश का हिस्सा मानी जाती थी, उसी के घर में पलती बढ़ती थी और सारे डोमेस्टिक सर्विसेज और इकोनॉमिक सपोर्ट पति के परिवार से ही मिलता था। अब देखिए, यहां रिप्रोडक्शन है, सोशली अप्रूव्ड भी है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अलग है ना। वो एक्सक्लूसिव सेक्सुअल एक्सेस वाली बात, कॉमन रेजिडेंस। हाँ, बिल्कुल। वो स्टैंडर्ड चीजें गायब हैं। प्रोजेनेटर के साथ कॉमन रेजिडेंस नहीं, उससे इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फैमिली मॉडल में फिट नहीं बैठता। कमाल है। मतलब जरूरत के हिसाब से समाज ने कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाए थे। और फिर वो केरल के नायर समुदाय का उदाहरण, वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली जैसा रहा है ना। वहां तो सुना है मैरिज का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग था। बिल्कुल। नायर समुदाय का केस स्टडी तो क्लासिक है। अतीत में उनके यहाँ दो तरह की यूनियंस होते थे, ताली रस्म और संबंधम।
ताली रस्म एक तरह की सिंबॉलिक मैरिज होती थी, जो लड़की की प्यूबर्टी से पहले होती थी। एक सूटेबल स्टेटस का पुरुष, जो अक्सर लड़की की अपनी ही सबकास्ट का होता था, उसके गले में ताली, मतलब एक तरह का लॉकेट, बांधता था। सोर्सेज बताते हैं कि ये रस्म उस लड़की को एक तरह से सेक्सुअल मैच्योरिटी का स्टेटस देती थी और उसकी सबकास्ट के पुरुषों को कलेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिवली उस पर सेक्सुअल राइट्स मिल जाते थे। कलेक्टिवली मतलब किसी एक पुरुष का एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं। ये तो स्टैंडर्ड मैरिज डेफिनेशन से बिल्कुल उलट है। हाँ। और फिर संबंधम क्या था? ताली रस्म के बाद लड़की संबंधम यूनियन में एंटर कर सकती थी, जो कि एक तरह का विजिटिंग हस्बैंड अरेंजमेंट था। एक स्त्री के एक से ज्यादा संबंधम पार्टनर्स हो सकते थे, जो अक्सर उसकी अपनी या उससे ऊंची जाति, जैसे नंबूदरी ब्राह्मण के होते थे। एक से ज्यादा? हाँ, ये पुरुष रात में आते थे और सुबह चले जाते थे। उनका कोई परमानेंट रेजिडेंशियल राइट नहीं होता था, ना ही बच्चों पर कोई अधिकार। तो फिर? और सबसे बड़ी बात, स्त्री जब चाहे ये संबंध खत्म कर सकती थी। संबंध खत्म कर सकती थी, तो फिर पति का रोल क्या था? और पिता कौन होता था? बच्चों की लेजिटिमेसी का क्या? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। यहीं पर नायर सिस्टम यूनिक था। पति का वैसा रोल था ही नहीं जैसा हम समझते हैं। अथॉरिटी और प्रॉपर्टी राइट्स स्त्री के मातृवंशीय परिवार यानी तरावड़ हाउस होल्ड ऑफ मैट्रिलिनियल किन में निहित थे। तरावड़ मतलब माँ का परिवार? हाँ, माँ का परिवार, जिसका मुखिया अक्सर स्त्री का मामा यानी कर्णावन होता था। बच्चों की लेजिटिमेसी के लिए सोर्सेस बताते हैं, जब बच्चा पैदा होता था तो संबंधम पार्टनर्स में से किसी एक स्वीकार्य दर्जे के पुरुष को डिलीवरी का खर्चा उठाना पड़ता था। अच्छा, बस खर्चा उठाना? हाँ, ये एक तरह से पितृत्व की सामाजिक स्वीकृति थी, जिसे आप रिचुअल फादर कह सकते हैं। ये लीगलाइज्ड जेनिटर बच्चे को लेजिटिमेसी देता था और माँ को सामाजिक बहिष्कार से बचाता था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर भी बच्चे की लेजिटिमेसी क्रूशल थी, लेकिन उसके लिए पति पत्नी का साथ रहना, इकोनॉमिक कॉपरेशन या पति का घर में अथॉरिटी होना जरूरी नहीं था। कॉन्जुगल यूनिट यानी पति पत्नी का जोड़ा और डोमेस्टिक ग्रुप यानी हाउस होल्ड, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती थी। प्रिसाइसली यही नायर उदाहरण का सार है। ये दिखाता है कि परिवार के ढांचे में सामाजिक स्वीकृति और संतान की वैधता सबसे जरूरी तत्व हो सकते हैं, शायद रोजमर्रा के साथ रहने या आर्थिक सहयोग से भी ज्यादा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डोमेस्टिक सर्विसेज जैसे क्राइटेरिया यहाँ लागू नहीं होते। पति और पत्नी अपने अपने तरावड़ के सदस्य बने रहते थे। वाह, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और सोर्सेज में लक्षद्वीप और केरल के कुछ और मैट्रिलिनियल ग्रुप्स का भी जिक्र है, जहां पति बस रात में आने वाला विजिटर होता था, जिसका कोई इकोनॉमिक रोल या अथॉरिटी नहीं होती थी। और वो नायर नंबूदिरी संबंधम वाला किस्सा तो और भी एक्सट्रीम है कि नंबूदिरी पति अपनी नायर पत्नी या बच्चों के साथ खाना तक नहीं खा सकता था। डोमेस्टिक चोर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयर करना तो दूर की बात है। एग्जैक्टली। ये सारे एक्सेप्शंस दिखाते हैं कि मैरिज और फैमिली की कोई यूनिवर्सल मिनिमम डेफिनेशन बनाना कितना मुश्किल है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बीच इस पर बहस वो आज भी जारी है। लेकिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए टेकअवे ये है कि अगर किसी यूनियन को समाज की स्वीकृति, मतलब सोशल अप्रूवल मिली हुई है, जिससे संतान को लेजिटिमेसी मिलती है, हाँ, तो उसे मैरिज का एक रूप माना जा सकता है, भले ही वो हमारी स्टैंडर्ड समझ से कितना ही अलग क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि शादी और परिवार हमेशा स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ही चलें। ये तो साफ हो गया कि भारत में परिवार के स्ट्रक्चर में जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ये नियोग और नायर जैसे उदाहरण तो एक्सट्रीम लग सकते हैं, पर ये दिखाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा रही है। सोर्सेज बताते हैं कि इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए हम परिवारों को कई आधारों पर बांट सकते हैं, जैसे डिसेंट यानी वंश कैसे चलता है, रेजिडेंस यानी शादी के बाद कहाँ रहते हैं, मेंबरशिप यानी परिवार में कौन कौन शामिल है, और नंबर ऑफ मेट्स। चलिए डिसेंट से शुरू करते हैं। वंश परंपरा भारत में कैसे तय होती है? भारत में सबसे कॉमन सिस्टम है पैट्रिलिनियल डिसेंट, जहां वंश पिता के नाम से चलता है। प्रॉपर्टी, नाम, पहचान सब पिता की लाइन से मिलती है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक ज्यादातर समुदायों में पाया जाता है। हाँ, ये तो आम है। लेकिन जैसा हमने नायर के केस में देखा, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज भी मौजूद हैं, जहां वंश माँ के नाम से चलता है, किनशिप माँ की लाइन से ट्रेस की जाती है। सोर्सेज में उत्तर पूर्व की गारो, खासी और कुछ पहाड़ी जनजातियों का जिक्र है, और दक्षिण भारत में है नायर, मप्पिला, लक्षद्वीपवासी और कई अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी समूह शामिल हैं। अच्छा, तो पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल ये दो मेन टाइप्स हो गए। सोर्सेज में एक तीसरे प्रकार
कॉग्नाइटिक कम्युनिटीज का भी जिक्र है, जैसे एंग्लो इंडियन और कुछ आदिवासी समूह जिनमें बाइलैटरल टेंडेंसीज होती हैं। इसका क्या मतलब है? कॉग्नैटिक या बाइलैटरल डिसेंट का मतलब है कि वंश परंपरा पिता और माँ दोनों की लाइन से ट्रेस की जा सकती है। या महत्व दिया जाता है। हो सकता है नाम पिता का इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर्टी या रिचुअल ऑब्लिगेशंस में माँ की साइड को भी इंपॉर्टेंस मिले। ये दिखाता है कि डिसेंट के रूल्स भी हमेशा रिजिड नहीं होते। ये डिसेंट सिस्टम समझना जरूरी है, लेकिन यहीं पे एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, जो सोर्सेज भी हाईलाइट करते हैं, मेट्रीलिनियल और मेट्रियार्कल के बीच का फर्क। लोग सोचते हैं कि अगर वंश माँ से चल रहा है, मेट्रीलिनियल, तो वहां औरतों का राज होगा, मेट्रियार्कल। क्या ये सही है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है और इसे क्लियर करना जरूरी है। मेट्रीलिनियल का मतलब है डिसेंट ट्रेस्ड थ्रू द फीमेल लाइन। मेट्रियार्की का मतलब है अ फीमेल डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर। सोर्सेस साफ करते हैं कि भारत में जेन्युइन मेट्रियार्की, जहां सत्ता और अधिकार मुख्य रूप से महिलाओं के हाथ में हो, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में महिलाओं का स्टेटस अक्सर पैट्रिलिनियल सोसाइटीज से बेहतर होता है। प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिल सकती है, लेकिन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर और मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस अक्सर पुरुषों के पास ही होते हैं। जैसे नायर तरावड़ में स्त्री के भाई या मामा कर्णावन का रोल बहुत पावरफुल होता था, वही घर और संपत्ति का कर्ता धर्ता होता था। तो मैट्रिलिनियल होना मैट्रियार्कल होने की गारंटी नहीं है। पावर स्ट्रक्चर ज्यादातर मेल डोमिनेटेड ही रहता है, भले ही डिसेंट का तरीका अलग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। मेट्रिलिनियल इज नॉट इक्वल टू मेट्रियार्कल। ठीक है, डिसेंट के बाद अब आते हैं रेजिडेंस पैटर्न्स पर। शादी के बाद कपल कहाँ रहेगा, इसमें भी डाइवर्सिटी होगी फिर तो। सबसे कॉमन पैटर्न कौन सा है? सबसे आम है प्रीट्रीलोकल रेजिडेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें पत्नी शादी के बाद पति के पिता के घर जाकर रहती है। ये पेट्रीलिनियल डिसेंट सिस्टम के साथ नेचुरली अलाइन करता है और भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। गांव में तो अक्सर यही देखने को मिलता है। और इसका ठीक उल्टा हुआ मैट्रिलोकल रेजिडेंस, जब पति अपनी पत्नी की माँ के परिवार के साथ रहने जाता है। ये उन मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में होता होगा? बिल्कुल, जैसे खासी और गारो जनजातियों में और पारंपरिक नायर समाज में भी मेट्रिलोकल रेजिडेंस पाया जाता था, जहां पति पत्नी के तरावड़ में रहता था या विजिटिंग हस्बैंड होता था। फिर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में नियो लोकल रेजिडेंस का भी चलन है, जहां शादी के बाद कपल अपना नया इंडिपेंडेंट घर बनाता है। नियो लोकल मतलब बिल्कुल नया घर। हाँ, हालांकि सोर्सेज ये भी मेंशन करते हैं कि नियो लोकल अक्सर एकदम से नहीं होता। कई बार कपल शादी के बाद कुछ समय पैट्रिलोकल या मैट्रिलोकल सेटिंग में रहता है और फिर बाद में आर्थिक रूप से सक्षम होने पर अपना अलग घर बसाता है। ये ट्रांजिशन दिखाता है कि ये पैटर्न्स भी एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं। और वो सबसे अनोखा पैटर्न ड्यूओ लोकल रेजिडेंस, जिसका जिक्र लक्षद्वीप और मध्य केरल के संदर्भ में आया था, जहां शादी के बाद भी पति अपनी माँ के घर और पत्नी अपनी माँ के घर ही रहती है। पति बस रात को मिलने आता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ड्यूओ लोकल रेजिडेंस एक और फैसिनेटिंग वेरिएशन है। इसमें स्पाउसेस शादी के बाद भी अपने अपने नेटल हाउसहोल्ड्स मतलब अपनी माँ के मैट्रिलिनियल परिवार में ही रहते हैं। हस्बैंड इज एसेंशियली अ विजिटर टू हिज वाइफ्स हाउस। ये दिखाता है कि मैरिज और को रेजिडेंस को बिल्कुल अलग किया जा सकता है। कमाल है। किनशिप टाइज और रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ये इसका बड़ा उदाहरण है। ये सब वेरिएशंस हमारी स्टैंडर्ड फैमिली की समझ को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। डिसेंट और रेजिडेंस के बाद अब आते हैं मेंबरशिप पर, यानी परिवार में कौन कौन शामिल होता है। भारत को तो हमेशा जॉइंट फैमिलीज का देश माना जाता है। फिल्मों में, सीरियलों में एक बड़ा सा घर, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते हैं, यही इमेज है। पर सोशियोलॉजिकल टर्म्स में जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली का डिस्टिंक्शन ज्यादा कॉमन है। सोर्सेज भी यही यूज कर रहे हैं। ये क्या है? हाँ, जॉइंट फैमिली शब्द थोड़ा आप कह सकते हैं एम्बिगुअस हो सकता है। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा प्रिसाइज टर्म्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बहुत बेसिक यूनिट है, एक मैरिड कपल और उनके अनमैरिड बच्चे, बस। सिर्फ पति पत्नी और बच्चे। हाँ, और एक्सटेंडेड फैमिली इससे बड़ी होती है। इसमें आमतौर पर 2, 3 या उससे भी ज्यादा पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं जो लीनियरली रिलेटेड हों, जैसे
दादा दादी, उनके बेटे, बेटों की पत्नियां और उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं और अक्सर कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। सोर्सेज एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस बताते हैं कि मैट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिलीज में विवाहित महिलाओं के पति शामिल नहीं होते हैं, अच्छा, क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के परिवार के सदस्य बने रहते हैं, जैसा डुअल लोकल रेजिडेंस में होता है। समझ गई। ये न्यूक्लियर वर्सेस एक्सटेंडेड का डिस्टिंक्शन क्लियर है। लेकिन सोर्सेज एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि अगर हम किसी भी समय भारतीय समाज का एक स्नैपशॉट लें तो हमें न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा मिलेगा। ये बात जॉइंट फैमिली वाले देश की इमेज से थोड़ी अलग लगती है। ऐसा क्यों? ये स्टैटिस्टिकल रियलिटी है और इसके पीछे फैमिली का डेवलपमेंटल साइकिल काम करता है। कोई भी परिवार स्टैटिक नहीं रहता। एक न्यूक्लियर फैमिली तब बनती है जब कोई कपल शादी करके अलग होता है। जब उनके बच्चे होते हैं वो न्यूक्लियर रहती है। जब उनके बेटों की शादी होती है और बहुएं घर आती हैं तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। फिर कुछ समय बाद हो सकता है भाइयों में अनबन हो, जगह की कमी हो या बस मैनेजमेंट मुश्किल हो जाए, तो ये एक्सटेंडेड फैमिली टूट सकती है और बेटे अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज लेकर अलग हो सकते हैं। अच्छा। फिर ये साइकिल दोबारा शुरू होता है। तो किसी भी गिवन पॉइंट इन टाइम पर आपको बहुत सारी फैमिलीज न्यूक्लियर स्टेज में मिलेंगी या टूट चुकी एक्सटेंडेड फैमिलीज मिलेंगी। अच्छा, तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। और ये सोचना भी शायद गलत है कि एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब हमेशा यही होता है कि दादा से लेके पोते तक सब एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में खाना खा रहे हैं। सोर्सेज इशारा करते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल लिमिट्स होती हैं। बिल्कुल, यहीं पर हाउस होल्ड और फैमिली का डिस्टिंक्शन फिर से रेलेवेंट हो जाता है। एक घर में कितने लोग आराम से रह सकते हैं, इसकी फिजिकल लिमिट्स हैं। रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है और सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा सोर्सेज मेंशन करते हैं, वो है डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, घरेलू कलह। हाँ, ये तो होता है। सास बहू के झगड़े, भाइयों के बीच संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर तनाव, ये सब बहुत कॉमन है और अक्सर परिवारों के पार्टीशन का कारण बनते हैं। तो ये जो पार्टीशन होता है, इसमें क्या होता है? क्या पूरी फैमिली टूट जाती है या बस रहने और खाने का इंतजाम अलग हो जाता है? यहीं पर जॉइंटनेस का आइडिया रेलेवेंट होता है। एग्जैक्टली। यहीं पर न्यूआंस है। हो सकता है कि एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद हो कागज पर, प्रॉपर्टी के मामले में, मतलब फॉर्मल डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शायद ना हुआ हो। रिचुअल ऑब्लिगेशंस में सदस्य एक दूसरे को परिवार मानते हों, रिश्तेदारी निभाते हों, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो अलग-अलग डोमेस्टिक ग्रुप्स या हाउस होल्ड्स में रह रहे हों। अच्छा। हो सकता है वो आसपास के घरों में रहते हों या एक ही बड़े मकान के अलग-अलग हिस्सों में, लेकिन उनके चूल्हे अलग जल रहे हों, सेपरेट हर्ट्स, उनकी रसोई अलग हो, डेली लाइफ में वो फंक्शनली सेपरेट यूनिट्स हों। तो मतलब को रेजिडेंस और कमेंसालिटी, जो हाउसहोल्ड की डेफिनेशन थी, अलग हो गई, लेकिन किनशिप और जॉइंट प्रॉपर्टी जो फैमिली से जुड़ा था शायद बना हुआ है। इसे फंक्शनल जॉइंटनेस कह सकते हैं। प्रिसाइसली, इसे फंक्शनल जॉइंटनेस कह सकते हैं या रेजिडियल जॉइंटनेस। ये रोजमर्रा की जिंदगी में शायद न दिखे, लेकिन शादी, मौत या बड़े त्योहारों जैसे सेरेमोनियल ओकेजन्स पर ये जॉइंटनेस फिर से दिखाई देती है, जब सब सदस्य इकट्ठा होते हैं। हाँ, त्योहारों पर तो सब आते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि टुगेदरनेस और सॉलिडारिटी को समाज में बहुत महत्व दिया जाता है। ये लॉर्डेड वर्चूज हैं। फिल्मों और सीरियलों में इसी आइडियलाइज्ड वर्जन को दिखाया जाता है। लेकिन असलियत में क्या ये टुगेदरनेस हमेशा बनी रहती है? सोर्सेस कहते हैं कि हाउसहोल्ड्स राजनीति से परे नहीं होते। हाँ, ये आदर्श है, सोशल आइडियल है और इसके अपने फंक्शंस हैं, जैसे सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाना। लेकिन हमें प्रैक्टिकल रियलिटी को भी समझना होगा। हाउसहोल्ड्स में पावर स्ट्रगल्स होते हैं, हितों का टकराव होता है, संपत्ति पर विवाद होते हैं, बहुओं के बीच टेंशन होती है, बुजुर्गों की देखभाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। ये सब इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो सच है। तो जॉइंट फैमिली का विचार जितना सरल और आइडियलिक लगता है, जमीनी हकीकत उतनी ही कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड है। यहाँ परिवार की बड़ी किनशिप बेस्ड इकाई और हाउस होल्ड की छोटी, ज्यादा फंक्शनल को रेसिडेंट इकाई के बीच का रिश्ता, उनका ओवरलैप और उनके बीच का तनाव, ये सब समझना भारतीय समाज में फैमिली लाइफ की रियलिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो परिवार और हाउसहोल्ड के डायमेंशंस की बहुत ही दिलचस्प परतें सामने आईं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से लेकर जमीनी हकीकतों तक कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे रोजमर्रा की भाषा में परिवार कह देते हैं, उसके कितने अलग-अलग रूप, स्ट्रक्चर्स और मतलब हो सकते हैं, और कैसे घर या हाउस होल्ड उस बड़ी तस्वीर का एक फंक्शनल और कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट रिडन हिस्सा है। बिल्कुल, संरचना, नियम, भावनाएं, आर्थिक पहलू, पावर डायनामिक्स,
रोजमर्रा की वास्तविकताएं सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। और ये दिखाता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कितने डायनामिक और डाइवर्स हो सकते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में। इन्हें समझना समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और परिवार से जुड़े दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो अब हम साथियों मतलब मेट्स की संख्या के आधार पर परिवार के टाइप्स पर बात करते हैं। ये एक और दिलचस्प एंगल है ये समझने का कि फैमिली कितने अलग अलग तरीकों से बन सकती है ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि कौन किससे शादी करता है, कितने लोगों से, ये सब मायने रखता है। एग्जैक्टली। और इस साथियों की संख्या, आप देखिए, परिवार की पूरी बनावट, उसके अंदर के डायनामिक्स, रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालती है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे कॉमन फॉर्म से? हाँ, वही ठीक रहेगा, मोनोगमी यानी एक विवाह। ज्यादातर लोग शायद इसी को नॉर्मल परिवार मानते हैं। बिल्कुल। मोनोगमी मतलब एक समय पर एक ही जीवन साथी या स्पाउस। सुनने में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। हाँ, लगता तो है, एक पति एक पत्नी, सिंपल। जनरली हाँ, पर इसमें भी कुछ लेयर्स हैं। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो स्ट्रेट मोनोगमी और सीरियल मोनोगमी में फर्क बताती है। अच्छा, स्ट्रेट और सीरियल, ये क्या चक्कर है? हाँ, देखिए, ये सिर्फ एकेडमिक टर्म्स नहीं हैं। ये दिखाते हैं कि समाज और कानून वक्त के साथ कैसे बदलते हैं। ओके, समझाइए थोड़ा। तो स्ट्रेट मोनोगमी का मतलब है जीवन में सिर्फ एक ही शादी, बस। जैसे सोर्स में बताया गया है कि 1856 के विडो रीमैरिज एक्ट से पहले कुछ ऊंची मानी जाने वाली हिंदू जातियों में विधवा पुनर्विवाह की इजाजत नहीं थी। ओह हाँ, मतलब अगर पति की मृत्यु हो गई तो बस जीवन भर अकेले। उनके लिए तो ये स्ट्रेट मोनोगमी हुई। कठोर लगता है आज सुनने में। निश्चित रूप से वो एक तरह से जीवन भर का अटूट बंधन था, चाहे हालात कुछ भी हों। दूसरी तरफ है सीरियल मोनोगमी। हाँ, ये तो मैंने सुना है। ये वेस्टर्न सोसाइटीज में और अब कानूनी बदलावों के बाद भारत जैसे कई समाजों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि डिवोर्स या पार्टनर की मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरी, तीसरी, चाहे तो और भी शादियां कर सकता है। हाँ, पर कंडीशन वही कि एक वक्त में एक ही पार्टनर हो। जो सोशल स्टिग्मा पहले था वो काफी कम हुआ है। लोग अब अपनी खुशी, कंपैटिबिलिटी, इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सीरियल मोनोगमी का चलन तो बढ़ता ही जा रहा है लगता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे लीगल चेंजेस और सोशल एटीट्यूड्स मिलकर परिवार की परिभाषा को ही रीशेप कर देते हैं। तो मोनोगमी के ये दो पहलू समझने के बाद अब पॉलीगैमी पर आते हैं। ओके, हाँ, मोनोगमी क्लियर है, स्ट्रेट और सीरियल। अब आते हैं पॉलीगैमी पर, जहां मामला एक से ज्यादा साथियों का है। इसके भी प्रकार है, राइट? जानकारी के मुताबिक दो मुख्य टाइप्स हैं। हाँ बिल्कुल, पॉलीगैमी के दो मेन टाइप्स हैं, पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टनर्स का मामला नहीं है, बल्कि जेंडर पर आधारित है, यानी पति ज्यादा हैं या पत्नियां। राइट। लेट्स अनपैक पॉलीजिनी फर्स्ट। ये वो सिचुएशन है जहाँ एक पति की दो या ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं। मुझे तो फौरन पुरानी फिल्मों वाले राजा महाराजा याद आ जाते हैं, जिनकी ढेरों रानियां होती थीं, हरम होते थे। हाँ, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में राजाओं और संपन्न लोगों में ये आम था, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक भारत में ये सिर्फ रॉयल्टी तक ही सीमित नहीं था। जनजातियों यानी ट्राइब्स, हिंदुओं और मुसलमानों में भी ये काफी वाइडली प्रैक्टिस था, मतलब चलन में था। अच्छा, हिंदुओं में भी। लेकिन अब तो सिचुएशन बदल गई है ना। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, जिसने हिंदुओं के लिए लीगली मोनोगमी को अनिवार्य कर दिया। तो अब पॉलीजिनी कैसे प्रैक्टिस हो सकती है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कानून तो मोनोगमी का ही है हिंदुओं के लिए, बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेंसस डेटा वो इशारा करता है कि पॉलीजिनी अभी भी कानून बनने के दशकों बाद भी एक लिमिटेड स्केल पर मौजूद है। सच में? कानून के बावजूद? हाँ, जमीनी हकीकत बदलने में वक्त लगता है। और एक और जरूरी बात, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों को अक्सर अपने पारंपरिक रिवाजों, मतलब कस्टमरी लॉ को फॉलो करने की छूट होती है। उन पर यह हिंदू कानून सीधे तौर पर लागू नहीं होता, तो उन समुदायों में पॉलीजिनी कानूनी तौर पर भी जारी रह सकती है। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। और मुसलमानों में क्या स्थिति है? सुनने में आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है, उसे भारत में छेड़ा नहीं गया है और वो पॉलीजिनी की इजाजत देता है मैक्सिमम 4 पत्नियों तक। हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड टॉपिक है।
जानकारी ये भी बताती है कि कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों ने, जिसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है, पोलिजनी के मिसयूज को रोकने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे क्या रेगुलेशंस? जैसे हो सकता है पहली पत्नी की कंसेंट जरूरी हो, या पति को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी साबित करनी पड़े, इस तरह के। लेकिन भारत में पर्सनल लॉ में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है सोर्स के अनुसार। करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टीरियोटाइप्स से हटकर फैक्ट्स देखना जरूरी है। और फैक्ट्स क्या कहते हैं? करीब 1,00,000 शादियों के एक सर्वे के आधार पर आंकड़े बताते हैं कि 1931-40 के दशक में मुस्लिम समुदाय में पॉलीजिनस शादियों का प्रतिशत 7.29% था। 7% के आसपास। हाँ, फिर 1941-50 में ये थोड़ा कम होकर 7.06% हुआ और 1951-60 में ये और घटकर 4.31% रह गया। 4% से भी कम। हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि कानूनी इजाजत होने के बावजूद प्रैक्टिस उतनी आम नहीं है जितनी शायद कुछ लोग मानते हैं। और कंपैरिजन के लिए हिंदुओं के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। मैंने देखा सोर्स में, उसी दौरान मतलब 1931-40 में हिंदुओं में पॉलीगाइनस शादियां 6.79% थी। हाँ, मुस्लिम प्रतिशत के काफी करीब। और 1941-50 में तो 7.15% थी। ये तो मुस्लिम प्रतिशत से ज्यादा था उस दशक में। बिल्कुल। और फिर 1951-60 में 5.06%। मतलब 1955 के कानून से ठीक पहले तक हिंदुओं में भी पोलिजिनी का चलन था और आंकड़े मुस्लिम समुदाय से बहुत अलग नहीं थे, बल्कि एक दशक में तो ज्यादा थे। हाँ, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दिखाते हैं कि पोलिजिनी किसी एक समुदाय की एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, 1951-60 के दशक में दोनों ही समुदायों में पोलिजिनी शादियों में एक डेफिनेट डिक्लाइन यानी पक्की गिरावट नजर आती है। हाँ, गिरावट तो साफ दिख रही है दोनों में। इस गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं? क्या सोर्स इस पे कुछ बताता है? हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद सोशल चेंजेस, एजुकेशन का बढ़ना। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। एक से ज्यादा परिवार पालना फाइनेंशियली चैलेंजिंग भी तो होता होगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए। सही बात है। और शायद अर्बनाइजेशन, मॉडर्न सोच का असर, महिलाओं की बदलती स्थिति, उनकी बढ़ती आवाज, ये सब फैक्टर्स जरूर रोल प्ले करते होंगे। हाँ, ये सभी बिल्कुल संभावित कारण हैं। हालांकि सोर्स इन कारणों की गहराई में नहीं जाता, लेकिन गिरावट का ट्रेंड एकदम साफ है। ओके, तो पॉलीजिनी की तस्वीर काफी हद तक साफ हुई कानून, प्रैक्टिस और आंकड़ों के साथ। अब आते हैं पॉलीएंड्री पर। हाँ, पॉलीएंड्री, जहां एक महिला के 2 या ज्यादा पति होते हैं। ये तो पॉलीजिनी से भी कहीं ज्यादा रेयर लगता है। जानकारी भी यही कहती है कि ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर, स्मॉल पॉकेट्स में ही मिलती है। बिल्कुल सही। पॉलीएंड्री ग्लोबल लेवल पर और भारत में भी काफी अनकॉमन है। उत्तर भारत में कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के उदाहरण दिए गए हैं। कहाँ पर? जैसे उत्तर प्रदेश के खस, जिन्हें जौनसारी भी कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति रीजन्स के लोग। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में। और इनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने का क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्टेक्स्ट में? सिग्निफिकेंस ये है कि जैसा हमने पहले बात की, अनुसूचित जनजाति होने के नाते इन्हें अपने पारंपरिक रिवाज मानने की छूट है। इसलिए हिंदू विवाह कानून का वो सेक्शन जो बिगमी को रोकता है, चाहे वो पॉलीजिनी हो या पॉलीएंड्री, वो इन पर लागू नहीं होता। ओके, तो वो लीगली अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। हाँ। और ये किस तरह की पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं? जानकारी में फ्रेटर्नल या एडेल्फिक पॉलीएंड्री का जिक्र है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेटर्नल मतलब भाई? एग्जैक्टली। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब है कि सभी पति आपस में सगे भाई होते हैं। इन समुदायों में होता यह है कि जब सबसे बड़ा भाई शादी करता है तो उसके सभी छोटे भाई ऑटोमेटिकली उसी समय उस महिला के पति बन जाते हैं। सभी छोटे भाई ऑटोमेटिकली? वाओ! हाँ, ऐसा माना जाता है कि यह तरीका पुश्तैनी संपत्ति, खासकर जमीन को बढ़ने से रोकने के लिए अपनाया गया था। सोचिए, अगर हर भाई अलग शादी करेगा तो जमीन के कितने टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, ये तो फैमिली प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखने का एक अनोखा सोशल मैकेनिज्म है। मतलब आर्थिक कारण बहुत बड़ा लगता है इसके पीछे। और जानकारी ये भी कहती है कि भाई मिलकर एक से ज्यादा महिलाओं से भी शादी कर सकते हैं। ये तो ग्रुप मैरिज जैसा कुछ हो गया। हाँ, ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है जहाँ पतियों का एक ग्रुप, जो भाई हैं, पत्नियों के एक ग्रुप से शादी करता है। ये फैमिली स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अलग और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। वाकई में। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहाँ टोडा टोडा जनजाति का जिक्र आता है। नीलगिरी पहाड़ियों की। हाँ,
टोडा जनजाति। उनमें क्या अलग है पॉलीएंड्री को लेकर? उनमें नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री पाई जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि पति आपस में सगे भाई ही हों, वो अलग अलग परिवारों या वंशों के भी हो सकते हैं। अच्छा, तो भाई होना जरूरी नहीं? इसमें तो फिर एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता होगा पैटर्निटी का। बच्चे का पिता किसे माना जाएगा, खासकर जब पति भाई नहीं है और बायोलॉजिकली कोई भी पिता हो सकता है? बिल्कुल, ये एक नेचुरल क्वेश्चन है और टोडा समुदाय ने इसका एक बहुत ही यूनिक सोशल सॉल्यूशन निकाला है जिसका जिक्र मिलता है। वो है धनुष और बाण समारोह, यानी बो एंड एरो सेरेमनी। बो एंड एरो सेरेमनी, ये सुनने में ही बड़ी इंट्रीगिंग लग रही है। क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में, होती कैसे है ये? जानकारी के मुताबिक जब महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसका कोई एक पति, या अगर शादी से पहले प्रेगनेंसी हुई हो तो कोई सूटेबल आदमी, ये रस्म निभाता है। ओके। वो महिला और कुछ रिश्तेदारों को पास के जंगल में ले जाता है। वहां किसी पेड़ के तने में एक चौकोर गड्ढा, एक सॉकेट जैसा बनाते हैं और उसमें एक छोटा जलता हुआ दीपक रख देते हैं। फिर वो आदमी लकड़ी का एक छोटा सा धनुष और बाण बनाकर महिला को देता है। महिला उसे उठाकर अपने माथे से लगाती है और फिर दीपक की लौ को तब तक देखती रहती है जब तक वो बुझ ना जाए। और उसके बाद खाना वाना? हाँ, उसके बाद वो आदमी खाना पकाता है, दोनों साथ खाते हैं और रात वहीं जंगल में गुजारते हैं। अगले दिन वो गांव लौट आते हैं। अच्छा, तो इस सब रिचुअल के बाद पिता कौन तय होता है, कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल, जिस पति ने प्रेगनेंसी के दौरान ये रस्म निभाई वही उस बच्चे का सोशल फादर यानी सामाजिक पिता माना जाता है। अच्छा, सिर्फ उस बच्चे का? नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ उसी बच्चे का नहीं बल्कि आगे होने वाले सभी बच्चों का पिता भी वही माना जाएगा। क्या मतलब, एक बार रस्म कर दी तो बस? हाँ, तब तक जब तक कि कोई दूसरा पति भविष्य की किसी प्रेगनेंसी के लिए दोबारा ये रस्म ना निभाए। कमाल है। और सुनिए, यहां तक कि अगर उस रस्म निभाने वाले पति की मौत भी हो जाए तो भी उसके बाद पैदा हुए बच्चे उसी के माने जाएंगे जब तक कोई और पति रस्म ना निभा ले। बाप रे, मतलब बायोलॉजिकल पैटर्निटी कौन है ये इररिलेवेंट है, सोशल पैटर्निटी ही सब कुछ है। ये हमारी आज की डीएनए ऑब्सेस्ड दुनिया की सोच से कितना अलग है। यहां समाज तय कर रहा है कि पिता कौन है, बायोलॉजी नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पैटर्निटी भी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है जिसे समाज अपनी जरूरतों और मान्यताओं के हिसाब से डिफाइन करता है। वाकई दिलचस्प है। जानकारी में केरल के नायर समुदाय का भी जिक्र है, जहां माना जाता है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले पॉलीएंड्री होती थी। हाँ, उसका भी जिक्र है। और उत्तर भारत की एक जमींदार जाति का भी हवाला है जहां पॉलीएंड्री के कुछ ट्रेसेस या निशान देखे गए हैं। हाँ, उसमें बताया गया है कि छोटे भाइयों को बड़े भाई की पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्सेस की परमिशन होती थी। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, और कुछ अकाउंट्स तो ये भी कहते हैं कि बड़ा भाई भी छोटे भाई की पत्नी के साथ ये हक जता सकते थे। ये तो रिश्तों का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जाल लगता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी करेवा प्रथा का भी जिक्र है। हाँ, करेवा। इसमें अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उस पर पति के छोटे भाई का हक माना जाता था, अगर छोटा भाई ना हो तो बड़े भाई का। यही नहीं, हद तो ये है कि बताया गया है कि ससुर फादर इन लॉ भी अपना दावा जता सकते थे और कुछ मामलों में लोग अपना हक साबित करने के लिए कोर्ट तक भी गए। सच में? कोर्ट तक? ये सुनने में ही बहुत अजीब और एक्सप्लॉइटेटिव लग रहा है। मतलब महिला की कोई मर्जी नहीं, लेकिन जानकारी ये भी कहती है कि इस तरह की बातों का जोरदार खंडन होता है। मतलब लोग मानते नहीं कि ऐसा होता है। हाँ, हॉटली कंटेस्टेड है ये। और सोशल प्रेस्टीज यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लोग ऐसी प्रथाओं के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। मतलब पब्लिकली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसा होता है या होता था, क्योंकि इसे पिछड़ा हुआ या अपमानजनक माना जाता है। समझ सकती हूँ। और अब क्या स्थिति है, खासकर नई पढ़ी लिखी जनरेशन में? क्या ये सब रिवाज खत्म हो गए हैं? जानकारी इशारा करती है कि एजुकेटेड क्लासेस में ये प्रथाएं खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? कि कभी-कभी पढ़ी लिखी दुल्हनों के सामने भी उनके छोटे देवर शादी के बाद ऐसी ट्रेडिशनल डिमांड्स रख देते हैं। क्या मतलब, वही पुराने सेक्सुअल एक्सेस की उम्मीद? ओह माय गॉड। हाँ, सोर्स यही बताता है। ये दिखाता है कि सोशल चेंज कितना स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऊपरी तौर पर भले ही लगे कि पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशंस शायद सतह के नीचे जिंदा रहते हैं और मौका मिलने पर बाहर आ जाते हैं। एजुकेशन भी शायद इन डीप रूटेड पैट्रियार्कल आइडियाज को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये सामाजिक बदलाव की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करता है। कानून बना देना या शिक्षा दे देना काफी नहीं होता।
गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं और पावर स्ट्रक्चर्स को बदलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। तो ये थी साथियों के संख्या के आधार पर परिवारों की एक क्लासिफिकेशन। मोनोगमी, जिसमें स्ट्रेट और सीरियल के न्यूआंसेस हैं। पॉलीगैमी, जो कानूनी रोक के बावजूद सीमित रूप में जारी है, खासकर जनजातियों में, और जिसके आंकड़े स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं। और पॉलीआंड्री, जो बहुत रेयर है लेकिन जिसके फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल रूप भारत के कुछ समुदायों में मिलते हैं, टोडा की अनोखी पैटर्निटी सेरेमनी के साथ, और जिसके विवादास्पद निशान करेवा जैसी प्रथाओं में दिखते हैं। कितनी डाइवर्सिटी और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज में भारत में परिवार के इन रूपों को लेकर। सही मायने में ये दिखाता है कि परिवार का कॉन्सेप्ट कितना फ्लूइड और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। कोई एक फिक्स्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन देना नामुमकिन है। ये समाज, कानून, परंपरा, आर्थिक हालात और व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ लगातार बदलता और अडैप्ट होता रहता है। चलिए इस समझ के साथ अब आगे बढ़ते हैं। परिवार के अंदर के रिश्तों यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस और उनमें समय के साथ आ रहे बदलावों पर नजर डालते हैं। ये भी यकीनन एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन होने वाला है। देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। ओके, तो चलिए भारत में हाउस होल्ड्स पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। पिछले हिस्से में हमने इसकी भूमिका समझी थी, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बात फिर से साफ कर लेते हैं कि हाउस होल्ड यानी गृहस्थी, या जिसे हम आम भाषा में घर कहते हैं, आखिर है क्या? हाँ, घर मतलब टेक्निकली ये एक ड्वेलिंग यूनिट है, एक रहने की जगह। अक्सर इसे परिवार की आवासीय इकाई कहा जाता है, मतलब रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ द फैमिली। हाँ, जैसे अपना मकान, अपना फ्लैट, जहां लोग साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे, एक रसोई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो गया हाउस होल्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर हाउस होल्ड एक फैमिली हाउस होल्ड ही हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, नॉन फैमिली हाउस होल्ड्स भी होते हैं, जैसे कॉलेज के दोस्त मिलकर फ्लैट शेयर कर रहे हो, या आजकल शहरों में वो को लिविंग स्पेसेस का चलन बढ़ा है ना। हाँ, बिल्कुल। और फिर इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स तो हैं ही, जैसे हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, जेल, आश्रम, ये सब भी हाउस होल्ड्स हैं। अच्छा, मतलब जहां लोग रह तो साथ रहे हैं, पर उनमें वो फैमिली वाले रिश्ते नहीं है, किनशिप टाइज नहीं है। हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक परिवार बिना हाउस होल्ड के भी एग्जिस्ट कर सकता है, या यूं कहें कि एक परिवार कई हाउस होल्ड्स में फैला हो सकता है। हाँ, ये तो आजकल बहुत ही कॉमन है, बहुत आम है। जैसे बच्चे पढ़ने या नौकरी करने बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। कोई बेटा पुणे में, बेटी मान लीजिए गुड़गांव में, माँ बाप शायद अपने होम टाउन में। परिवार तो वही है, पर हाउस होल्ड्स अलग अलग हो गए, 3 हाउस होल्ड्स हो गए। बिल्कुल सही कहा। और परिवार का ये हाउस होल्ड डायमेंशन समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कॉमन रेजिडेंस यानी एक साथ रहना, ये पारंपरिक रूप से ये तय करने का एक बड़ा क्राइटेरियन माना जाता रहा है कि परिवार जॉइंट है या न्यूक्लियर। हाँ, कि साथ रह रहे हैं तो जॉइंट, अलग हो गए तो न्यूक्लियर, सीधी सी बात। हाँ, पर जैसा आपने कहा, कई बार परिवार ओरिएंटेशन के लिहाज से, मतलब जुड़ाव, अपनेपन, आपसी लेन देन और फैसलों के लिहाज से जॉइंट रह सकता है। बिल्कुल। भले ही वो रहने के लिहाज से न्यूक्लियर हो गया हो, अलग अलग घरों में रह रहे हो। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। बिल्कुल, जैसे त्योहारों पर सब इकट्ठे होते हैं, या वीडियो कॉल पर घंटों बातें होती हैं, या एक दूसरे की आर्थिक या भावनात्मक मदद करते हैं। हाँ, बड़े फैसले साथ में लेते हैं, भले ही हजारों किलोमीटर दूर रहते हो, तो फंक्शनली और इमोशनली तो वो जॉइंट ही हुए ना। प्रिसाइजली, इसे ही फंक्शनल जॉइंटनेस कहते हैं। एक हाउस होल्ड के सदस्यों के बीच रिलेशनल टाइज होते हैं जो उनके स्टेटस से जुड़े होते हैं, जैसे पिता, माँ, बेटा। हाँ, पिता, माँ, बेटा, बेटी, और उनसे उम्मीद किए जाने वाले रोल्स, उनकी भूमिकाएं। पर जरूरी नहीं कि परिवार के सारे सदस्य हर समय एक ही हाउस होल्ड में रहें, पर एक बड़े विस्तृत परिवार का हिस्सा भी हैं। ठीक है, तो फिर इस हाउस होल्ड डायमेंशन को और ठीक से समझने के लिए सोर्सेज क्या बताते हैं? मैंने सुना है 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स या लेवल्स की बात हुई है। हाँ, पहला शायद वो पुराना नजरिया है, न्यूक्लियराइजेशन वाला, क्लासिकल व्यू, कि भाई मॉडर्नाइजेशन के साथ सब छोटे परिवार बनते जा रहे हैं। हाँ, ये क्लासिकल व्यू है जिसे फर्डिनांड टोनीज, लुइस वर्थ जैसे पश्चिमी विचारकों ने दिया था। उनका मानना था कि जैसे जैसे समाज इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज होता है, ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन बढ़ता है, तो पारंपरिक बड़े परिवार टूटते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ता है, यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अच्छा। उनका तर्क था कि शहर की गुमनाम जिंदगी,
व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म और मोबिलिटी बड़े संयुक्त परिवारों के लिए अनुकूल नहीं है। और ये हमें अपने आसपास दिखता भी है, खासकर शहरों में तो बहुत दिखता है। लोग गांव या छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं बेहतर मौकों की तलाश में, बिल्कुल। और यहाँ अपना छोटा सा घर बसा लेते हैं। माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ सब पीछे छूट जाते हैं। कम से कम फिजिकल रेजिडेंस के लिहाज से तो छूट ही जाते हैं। हाँ, ये तस्वीर दिखती जरूर है और कुछ हद तक सच भी है, लेकिन भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्रियों ने पाया कि ये बात सिर्फ आंशिक रूप से ही सही है। अच्छा। हाँ, ये पूरी कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम मॉडर्नाइजेशन के दबाव में पूरी तरह खत्म ही हो रहा है। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। अच्छा, मतलब ये वेस्ट वाला मॉडल पूरी तरह यहाँ फिट नहीं बैठता। तो फिर दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? ये फ्यूजन और फिजन वाला कॉन्सेप्ट सुना है मैंने, सुनने में बड़ा साइंटिफिक सा लगता है। हाँ, एनालॉजी अच्छी है और ये भारतीय संदर्भ में ज्यादा रेलिवेंट पाया गया है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे AM शाह, KM कपाड़िया, पॉलिन कोलेंदा और MS गोरे, इन्होंने अपनी स्टडीज में पाया कि भारतीय परिवारों में अक्सर एक साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है। साइक्लिकल चेंज मतलब न्यूक्लियर से जॉइंट बनता है और फिर टूटकर वापस न्यूक्लियर हो जाता है। ये एक साइकिल है जो समय के साथ चलता रहता है, न कि एक सीधी रेखा वाला बदलाव। मतलब लिनियर प्रोग्रेशन की सब जॉइंट से न्यूक्लियर ही बन रहे हैं। ओह, मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सब बड़े परिवारों से छोटे परिवार बन रहे हैं, बल्कि ये एक तरह का सर्कल ऑफ लाइफ है हाउस होल्ड्स का। ये तो काफी अलग बात है क्लासिकल व्यू से। बिल्कुल। AM शाह ने अपनी लैंडमार्क स्टडी द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया 1973 में गुजरात के एक गांव का बहुत गहन अध्ययन किया था। हाँ, शाह का काम तो काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है। हाँ, बहुत। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक हाउस होल्ड अपने आप में ना तो जॉइंट होता है न ही न्यूक्लियर, बल्कि वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरता है जिसमें प्रोग्रेशन यानी विकास या बढ़ोतरी और प्रोग्रेशन यानी ह्रास या कमी के दौर आते हैं, और इन दौरों से गुजरते हुए वो किसी खास समय पर इनमें से कोई एक रूप लेता है। प्रोग्रेशन और रिग्रेशन ये हाउस होल्ड्स के संदर्भ में कैसे काम करते हैं? थोड़ा और उदाहरण देके समझाएंगी। ये विकास और ह्रास कैसे होता है घर में? जरूर। प्रोग्रेशन का मतलब है हाउस होल्ड में सदस्यों का जुड़ना कैसे? ये कैसे हो सकता है? किसी बच्चे के जन्म से, मतलब एडिशन बाय बर्थ, ठीक है, किसी को गोद लेने से, एडॉप्शन से, या शादी होकर किसी सदस्य के घर में आने से, इन मैरिज से। जैसे बेटे की शादी हुई और बहू घर आ गई तो हाउस होल्ड बढ़ गया। हाँ, साइज बढ़ गया। रिग्रेशन का मतलब है सदस्यों का कम होना। ये कैसे होता है? किसी सदस्य की मृत्यु से, डेथ से, तलाक, डिवोर्स या सेपरेशन से, या शादी होकर किसी सदस्य के घर से जाने से, आउट मैरिज से। जैसे बेटे की शादी हुई और वो अपने ससुराल चली गई। ओके, समझ गया। तो जैसे किसी घर में बेटे की शादी हुई, बहू आई, तो हाउस होल्ड का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, ये प्रोग्रेशन हो गया। हाँ। फिर कुछ साल बाद बेटी की शादी हुई, वो विदा हो गई, तो हाउस होल्ड का साइज कम हुआ, ये रिग्रेशन हो गया। बिल्कुल। फिर शायद घर में पोता पोती हुए तो फिर प्रोग्रेशन हुआ, या दुर्भाग्यवश कोई बुजुर्ग गुजर गए तो रिग्रेशन हो गया। तो ये साइकिल चलता रहता है और हाउस होल्ड का रूप बदलता रहता है। परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम सही। एक और जरूरी नुक्ता उठाते हैं, खासकर पितृसत्तात्मक समाज, मतलब पैट्रिलिनियल सोसाइटी के संदर्भ में। हाँ। मान लीजिए एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं। ये एक जॉइंट हाउस होल्ड है। ठीक है। अब अगर एक बेटा अलग होकर अपना नया घर बसा लेता है, जिसे नियो लोकल रेजिडेंस कहते हैं। हाँ, आजकल काफी होता है। हाँ, तो उसका अपना हाउस होल्ड तो सिंपल या न्यूक्लियर बन गया। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं कि इस वजह से पिता का हाउस होल्ड भी तुरंत न्यूक्लियर बन जाए। क्यों? क्योंकि पिता के साथ अभी भी दूसरा बेटा और उसका परिवार रह रहा है, तो पिता का हाउस होल्ड अभी भी जॉइंट या कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बड़े परिवारों में अक्सर ऐसा होता है। मान लीजिए 3 भाई हैं, एक शादी के कुछ साल बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने लगा। शायद नौकरी दूसरे शहर में लग गई या घर में जगह कम पड़ने लगी, पर माँ बाप और बाकी 2 भाई तो अब भी साथ ही रह रहे हैं। बिल्कुल। तो पिता का घर तो अब भी कॉम्प्लेक्स से जॉइंट ही रहा ना, जबकि सेंसस में अब एक की जगह 2 हाउस होल्ड्स गिने जाएंगे। इसीलिए शाह का निष्कर्ष था कि हमें परिवार को सिर्फ जॉइंट न्यूक्लियर की बाइनरी में देखने से बचना चाहिए। हाँ, ये बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। हाँ, असली तस्वीर समझने के लिए हाउस होल्ड डायमेंशन को ध्यान में रखना क्रिटिकल है। उनके अनुसार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार का आधार किनशिप रिलेशंस है,
रिश्तेदारी के संबंध, जबकि हाउस होल्ड का आधार रेजिडेंस है, निवास है। ओह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हाँ, मतलब कौन किसके साथ रह रहा है, को रेजिडेंस, ये हाउस होल्ड बताता है, और कौन किससे रिश्तेदारी, भावनाओं, रीति रिवाजों और कानूनी तौर पर जुड़ा है, ये फैमिली बताती है। ये डिस्टिंक्शन तो सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं। घर मतलब परिवार, परिवार मतलब घर। पर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए ये फर्क समझना होगा। हाँ, और इसी फर्क को बनाए रखने के लिए शाह न्यूक्लियर या जॉइंट हाउसहोल्ड्स जैसे टर्म्स की जगह सिंपल यानी सरल और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हाउसहोल्ड्स जैसे टर्म्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हाँ, हाउसहोल्ड शब्द रेजिडेंशियल ग्रुपिंग के लिए रिजर्व रखते हैं और फैमिली शब्द किनशिप, इमोशनल, रिचुअल और लीगल डायमेंशंस वाले समूह के लिए। ओके। इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इस्तेमाल करके शाह ने तर्क दिया कि पिछले कई दशकों में जॉइंट फैमिलीज का अनुपात कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद बढ़ा ही है। बड़ा है? ये कैसे? क्योंकि जॉइंटनेस असल में ओरिएंटेशन में है, मतलब मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव में। जरूरी नहीं कि रेजिडेंस यानी एक छत के नीचे रहने में हो। वाह, ये तो पूरी बहस को ही पलट देता है। मतलब आंकड़ों में भले ही घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स बढ़ती दिखे, जैसे जनगणना में एक पिता के 3 बेटों के अब 3 अलग घर दर्ज हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये असल में पारिवारिक जुड़ाव, किनशिप टाइज के कमजोर होने का सबूत नहीं है। हो सकता है वो तीनों भाई और उनके परिवार अभी आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से एक यूनिट की तरह काम कर रहे हो। प्रिसाइसली, बिल्कुल। क्वांटिटेटिव डेटा जैसे सेंसस के आंकड़े का मीनिंगफुल एनालिसिस करने के लिए हमें हाउसहोल्ड पैटर्न्स के पीछे के किनशिप डायमेंशन को समझना होगा। आईपी देसाई ने भी अपनी स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ 1964 में गुजरात के महुआ कस्बे में कमोबेश यही बात कही थी। अच्छा, देसाई ने भी? हाँ, उन्होंने पाया कि पैट्रीलोकल, नियोलोकल, पैट्रीलोकल रेजिडेंस का साइक्लिकल पैटर्न, यानी जॉइंट रेजिडेंस से न्यूक्लियर और फिर वापस जॉइंट की तरफ जाने की प्रवृत्ति, ये किसी भी शहर, गांव या कस्बे में मौजूद रह सकती है। ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बदलाव सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है, मतलब यूनिलिनियर चेंज फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, देसाई ने भी यही कहा कि कई बार जॉइंट हाउसहोल्ड्स भले ही टूट जाएं, मतलब फिजिकल सेपरेशन हो जाए, जॉइंट फैमिलीज बनी रहती हैं अपने फंक्शंस, रिचुअल्स और सपोर्ट सिस्टम्स के जरिए। ये तो वाकई जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियर डिबेट को एक नया, ज्यादा न्यूआंस पर्सपेक्टिव देता है। ऐसा लगता है कि जॉइंटनेस एक फीलिंग है, एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है, सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं। बिल्कुल। तो शाह और देसाई ने इस साइक्लिकल नेचर और हाउसहोल्ड वर्सेस फैमिली के फर्क पर जोर दिया। अब वो तीसरा लेवल क्या है जिसका जिक्र सोर्सेज में है? तीसरा लेवल हाउसहोल्ड और फैमिली के बीच की रिलेशनशिप को डिग्री ऑफ जॉइंटनेस और कम्प्लेक्सिटी के संदर्भ में और ज्यादा बारीकी से देखता है। इसमें पॉलिन खुलेंडा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिन खुलेंडा? हाँ, उन्होंने भी फैमिली और हाउसहोल्ड के कंसेप्चुअल इश्यूज को क्लैरिफाई करने पर काम किया। उन्होंने 1949 के बाद हुई कई इथनोग्राफिक स्टडीज और हाउसहोल्ड सेंसस के डेटा के आधार पर भारतीय जॉइंट फैमिली का एक बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस किया। अच्छा। हाँ, और परिवारों के क्लासिफिकेशन के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दी। खुलेंडा ने क्या खास बताया? क्या वो शाह और देसाई की बातों को आगे बढ़ाती हैं या कोई अलग नजरिया देती हैं? वो शाह और देसाई की इस बात से सहमत है कि सिंपल जॉइंट, न्यूक्लियर या एक्सटेंडेड एलिमेंट्री कैटेगरीज असलियत की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। वो इससे भी आगे जाकर हाउसहोल्ड कंपोजिशन की विविधता को पकड़ने की कोशिश करती हैं। उन्होंने हाउसहोल्ड्स के स्ट्रक्चर के आधार पर 12 तरह के क्लासिफिकेशन दिए हैं। अरे बाप रे, 12 तरह के! ये तो सच में दिखाता है कि समाज कितना कॉम्प्लेक्स है, जमीनी हकीकत कितनी विविध है। बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशंस असल में असलियत की विविधता को पकड़ने में मदद करते हैं। क्या आप कुछ मुख्य टाइप्स के उदाहरण दे सकती हैं? सब याद रखना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, सारे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पर कुछ मुख्य कैटेगरीज समझने से आइडिया लग जाएगा। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जिसे वो एलिमेंट्री फैमिली भी कहती हैं, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, ये तो बेसिक यूनिट है। ठीक है। फिर सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, इसमें न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई और रिश्तेदार भी रहता है जो अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा हो सकता है। अच्छा। जैसे पति की विधवा बहन या पत्नी का अविवाहित भाई। ओके। फिर सब न्यूक्लियर फैमिली, ये एक अधूरा न्यूक्लियर यूनिट है, जैसे माँ और उसके बच्चे, पिता नहीं है, या बिना बच्चों का शादीशुदा जोड़ा,
सिंगल पर्सन हाउस होल्ड भी है, अकेला रहने वाला व्यक्ति रहते हैं। भाई भाई का परिवार। हाँ, मतलब एक ही पीढ़ी के शादीशुदा पुरुष। फिर सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली, मतलब ऊपर वाले में कोई और रिश्तेदार भी जुड़ जाए। ठीक है। फिर लिनियल जॉइंट फैमिली, इसमें 3 या ज्यादा पीढ़ियां एक सीध में रहती हैं, जैसे दादा दादी, उनके बेटे और उनके परिवार। वर्टिकल डेप्थ होती है इसमें। 3 पीढ़ियां एक साथ। हाँ। फिर सप्लीमेंटेड लिनियल जॉइंट फैमिली, लिनियल जॉइंट फैमिली के साथ कोई और रिश्तेदार। और फिर सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लिनियल कोलैटरल जॉइंट फैमिली। ये क्या है? इसमें 3 या ज्यादा पीढ़ियां भी हैं, लिनियल, और एक ही पीढ़ी में एक से ज्यादा भाई भी अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, कोलैटरल। ओह, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से एक्सपेंशन। एग्जैक्टली। और फिर इसका भी सप्लीमेंटेड वर्जन। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से उन्होंने क्लासिफाई किया है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। लीनियल, कोलैटरल, सप्लीमेंटेड, ये टर्म्स कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करते हैं। ये क्लासिफिकेशंस असल में दिखाते हैं कि भारतीय समाज में परिवारों के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ जॉइंट या न्यूक्लियर कह देना कितना अधूरा है। ये तो सिचुएशन की पूरी इंट्रिकेसी को कैप्चर करता है। बिल्कुल। कोलंदा का काम ये दिखाता है कि हाउस होल्ड स्ट्रक्चर कितना फ्लूइड और वेरिड हो सकता है, और हमें एनालिसिस के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स की जरूरत है। सिर्फ 2 कैटेगरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, वापस एम ए शाह पर आते हैं। क्या उन्होंने ये भी बताया कि हाउस होल्ड के डेवलपमेंट को, यानी ये प्रोग्रेशन और रिग्रेशन क्यों और कैसे होता है? कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? हाँ, शाह ने 3 प्रमुख फैक्टर्स बताए जो हाउस होल्ड के डेवलपमेंटल साइकिल को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक मतलब जन्म मृत्यु दर। हाँ, इसमें सिर्फ जन्म दर, मृत्यु दर और औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही नहीं, बल्कि हाउसहोल्ड में सदस्यों की संख्या और उनका लिंग अनुपात, सेक्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स भी शामिल है। ये घटनाएं हैं तो डेमोग्राफिक, पर इनका ऑपरेशन सोशल होता है। अच्छा, ऑपरेशन सोशल होता है, मतलब समाज इन घटनाओं को कैसे देखता है और इनसे कैसे डील करता है, ये हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी परिवार में बेटों की संख्या ज्यादा है तो एक पैट्रिलिनियल सोसाइटी में संभावना है कि वो परिवार ज्यादा समय तक कॉम्प्लेक्स हाउसहोल्ड बना रहेगा। हाँ, क्योंकि बेटे शादी के बाद साथ रहते हैं। एग्जैक्टली। अगर बेटियां ज्यादा हैं तो शादी के बाद उनके जाने से, आउट मैरिज से, हाउसहोल्ड के सिंपल होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा फैक्टर? दूसरा है नॉर्म्स रिगार्डिंग रेजिडेंस, यानी समाज में स्पष्ट नियम या मान्यताएं कि कौन सा रिश्तेदार घर में रहेगा, खासकर शादी के बाद। इसे रूल्स ऑफ रेजिडेंस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैट्रीलोकल नॉर्म है कि बहू पति के घर आती है। बिल्कुल। हमारे समाज में ज्यादातर पैट्रीलोकल नॉर्म है। कहीं कहीं मेट्रीलोकल नॉर्म भी मिलता है, जहां पति पत्नी के घर रहता है। और आजकल शहरों में नियोलोकल का चलन भी बढ़ रहा है, यानी शादी के बाद जोड़ा अपना नया घर बसाता है। ये नॉर्म्स सीधे सीधे तय करते हैं कि हाउसहोल्ड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और कब बदलेगा। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। घर के सदस्यों के बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये रिश्ते किनशिप स्ट्रक्चर से जुड़े कोड्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, मतलब सही आचरण के नियम या अपेक्षाएं से प्रभावित होते हैं। लेकिन इनमें व्यक्तिगत भावनाएं, तनाव, संघर्ष, सहयोग भी बहुत मायने रखते हैं। उदाहरण? जैसे अगर घर में सास बहू के बीच रोज झगड़े होते हों, या भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर शदीद तनाजा, सिवियर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो भले ही सामाजिक नॉर्म जॉइंट रहने का हो, आपसी रिश्तों में कड़वाहट के चलते हाउसहोल्ड टूट सकता है और सदस्य अलग हो सकते हैं। ये दिखाता है कि नॉर्म्स पत्थर की लकीर नहीं होते, रियल लाइफ रिलेशनशिप्स उन्हें मॉडिफाई करते हैं। ये इंटरपर्सनल रिलेशंस वाला पॉइंट बहुत ही रिलेटेबल है। असल जिंदगी में शायद यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कितने ही परिवार नॉर्म्स और इच्छाओं के बावजूद सिर्फ इसलिए अलग होते हैं क्योंकि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। सास बहू की खटपट, देवरानी जेठानी का कंपटीशन, भाइयों में ईर्ष्या या संपत्ति का विवाद। नॉर्म्स अपनी जगह हैं, पर रिश्ते निभाना असल चुनौती है। सही बात है। नॉर्म्स एक ढांचा देते हैं, पर उस ढांचे के अंदर लोग कैसे रहते हैं ये उनके आपसी रिश्तों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। इसके अलावा रैपोपोर्ट और रेपोपोर्ट जैसी शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडीज में पाया
कि हाउसहोल्ड के ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब घर कैसे चलता है? हाँ, कि वो कैसे चलता है, काम कैसे बंटता है, फैसले कौन लेता है। इन पर क्लास यानी वर्ग, एथनिसिटी यानी नस्लीय या सांस्कृतिक समूह, लाइफ कोर्स यानी व्यक्ति और परिवार जीवन चक्र की किस अवस्था में है, और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यानी विशेष सामाजिक आर्थिक संदर्भ का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये कैसे असर डालते हैं? क्लास या लाइफ कोर्स का क्या मतलब है यहाँ? उदाहरण के लिए क्लास, मिडिल क्लास में अक्सर न्यूक्लिएटेड हाउसहोल्ड ज्यादा दिखता है, शायद नौकरी की ज़रूरतों, शहरों में जगह की कमी या इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज के बढ़ने के कारण। हाँ, ये तो है। जबकि अपर क्लास में, खासकर पुरानी बिजनेस फैमिलीज में, जॉइंट हाउसहोल्ड ज्यादा आम हो सकता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, बड़ा घर होता है और शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी साथ रहने को इनकरेज करते हों। और लोअर इनकम ग्रुप्स में? लोअर इनकम ग्रुप्स में भी मजबूरीवश कई बार एक्सटेंडेड फैमिली साथ रहती है ताकि रिसोर्सेज पूल कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ठीक है। और एथनिसिटी? एथनिसिटी, कुछ समुदायों में जैसे साउथ एशियंस में कल्चरली जॉइंट हाउसहोल्ड को ज्यादा आइडियल माना जाता है और प्रेफर किया जाता है, भले ही प्रैक्टिकल परेशानियां हों। ये कल्चरल वैल्यू है। और लाइफ कोर्स? लाइफ कोर्स, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति या परिवार जीवन की जिन अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे नई शादी, छोटे बच्चों का होना, बच्चों का बड़ा होना और उनकी शादियां, रिटायरमेंट, बुढ़ापा, उसके साथ हाउसहोल्ड का स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। कैसे? जैसे एक युवा जोड़ा शादी के बाद शुरू में नियो लोकल मतलब अलग रह सकता है, फिर बच्चे होने पर शायद माँ बाप मदद के लिए साथ रहने आ जाएं, या बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के पास रहने चले जाएं। तो हाउसहोल्ड का फॉर्म बदल गया ना लाइफ कोर्स के साथ। हाँ, बिल्कुल। ये सब तो दिखाता है कि हाउसहोल्ड कोई स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलता रहता है और इस बदलाव के पीछे बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और पर्सनल फैक्टर्स काम करते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हम आज के जमाने को देखें तो कई और नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। डाइवोर्स और सेपरेशन की दर बढ़ रही है, लोगों का नौकरियों या पढ़ाई के लिए मोबिलिटी, देश विदेश में घूमना बहुत आम हो गया है। हाँ। डिजर्शन मतलब परिवार को बिना बताए छोड़ देना के मामले भी सुनने में आते हैं। इन सब का हाउसहोल्ड डायमेंशन पर क्या असर पड़ रहा है? इनका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर्स को और भी ज्यादा डाइवर्स मतलब विविध और फ्लूइड मतलब तरल बना रहे हैं। आज की तारीख में, जैसा हमने शुरू में कहा था, एक फैमिली का एक हाउसहोल्ड हो भी सकता है और नहीं भी, या शायद कोई हाउसहोल्ड हो ही ना, जैसे बेघर परिवार या नोमैडिक ग्रुप्स। और हाउसहोल्ड बिना फैमिली के भी एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स। ये तो अब मेट्रो शहरों में कानूनन रिकॉग्नाइज भी हैं और काफी कॉमन भी। बिल्कुल। वो एक हाउसहोल्ड तो बनाते हैं, पर पारंपरिक परिभाषा में फैमिली नहीं माने जाते थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी कानूनी संरक्षण दिया है। बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप्स, सिंगल मेंबर हाउसहोल्ड्स, अकेले रहने वाले लोग। हाँ, अकेले रहने वाले लोग, चाहे वो युवा प्रोफेशनल हों जो घर से दूर काम कर रहे हैं, या बुजुर्ग जिनके बच्चे बाहर सेटल हैं, या जिनके बच्चे नहीं हैं, या जिन्होंने शादी नहीं की। हाँ, ये भी बढ़ रहे हैं। हाँ, LGBTQ+ कपल्स के हाउसहोल्ड्स, वीकेंड मैरिजेस जहां पति पत्नी हफ्ते के दिन अलग शहरों में काम करते हैं और वीकेंड पर मिलते हैं, कम्यूटर फैमिलीज, या सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी के कारण बने अस्थायी अरेंजमेंट्स, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और माइग्रेशन से बनने वाले टेम्पररी या मल्टी लोकल हाउसहोल्ड्स। ये सब हाउसहोल्ड के नए और बदलते रूप सामने ला रहे हैं। कुछ समाजवादी देशों में कम्यून्स का प्रयोग भी हुआ था, जहां लोग साथ रहते और काम करते थे, भले ही उनमें फेमिलियल रिश्ते ना हों। ये भी हाउसहोल्ड का एक अल्टरनेटिव फॉर्म था। तो इन सारे बदलावों को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि अब सोशियोलॉजिकल या डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए फैमिली यूनिट से ज्यादा हाउसहोल्ड यूनिट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, खासकर जब हम जनसंख्या, गरीबी, खपत, कंजम्पशन पैटर्न्स या सोशल ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हों? काफी हद तक हाँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज डेमोग्राफिक एनालिसिस और सोशियोलॉजिकल स्टडीज के लिए हाउसहोल्ड डायमेंशन फैमिली यूनिट पर भारी पड़ता दिख रहा है, एक तरह से ओवरशैडोइंग डायमेंशन बन रहा है। अच्छा। रेजिडेंस और को रेजिडेंस का पैटर्न अब ज्यादा फोकस में है, क्योंकि ये लोगों की असल लिविंग अरेंजमेंट्स को दिखाता है। हाँ, वो कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। बिल्कुल। और ये उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सपोर्ट सिस्टम और जीवन शैली को सीधे प्रभावित करती है। फैमिली अभी भी भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है,
उसका महत्व कम नहीं हुआ है, खासकर सपोर्ट और आइडेंटिटी के लिए। हाँ, वो तो है ही। लेकिन ज़मीनी हकीकत, खासकर आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं को समझने के लिए हाउसहोल्ड एक ज़्यादा कॉन्क्रीट और मेजरेबल यूनिट बन गया है। इसलिए की टेकअवे यही है कि भारत में परिवार और घर के ताने बाने को समझने के लिए हमें जॉइंट न्यूक्लियर की सरल बहस से आगे बढ़कर हाउसहोल्ड के बदलते आयामों, रेजिडेंस पैटर्न्स और किनशिप ओरिएंटेशन के बीच के जटिल रिश्ते को देखना होगा। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, बहुत परतें हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि भारत में परिवार के घरेलू आयामों पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।